गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हम देखते हैं आज सर्विस टैक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सर्विस टैक्स जो आईडीटी है उसका थर्ड पार्ट है। एक्चुअली आईडीटी को अगर मैं चार पार्ट में डिवाइड करूं, पहला पार्ट है आपका एक्साइज ड्यूटी, दूसरा पार्ट है कस्टम ड्यूटी, थर्ड पार्ट है सर्विस टैक्स एंड फोर्थ पार्ट है वैट और सीएसटी। तो आज हम थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस टैक्स। जहाँ तक बात सर्विस टैक्स की है तो मैं आपको बताऊं कि मेजर रोल अभी जो है राइट नाउ इकोनॉमी में सर्विस टैक्स का है। नॉट ओनली मेजर रोल, बल्कि आप अगर अपने क्वेश्चन का 100% क्वेश्चन को सेट को अगर बांटेंगे तो आप देखेंगे वैसे तो 25 होना चाहिए परसेंटेज इसका, 25, 25, 25, बट सर्विस टैक्स का जो क्वेश्चन है वो अप्रॉक्स 30 to 35% क्वेश्चन सर्विस टैक्स से आपका होगा। तो सर्विस टैक्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके सिलेबस में, तो इसलिए सर्विस टैक्स को एज इट इज स्टडी करना बहुत जरूरी है और बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है सर्विस टैक्स। आई थिंक मिनिमम 5 क्लासेज इसमें सर्विस टैक्स की लग जाएगी। आइए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस टैक्स। बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। हर कंट्री अपने आप को इंप्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं उनको रेवेन्यू की जरूरत है। रेवेन्यू के सोर्स क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जहां इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स अबॉलिश हो चुका है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपके पास 4 सोर्स हैं, जिसको कि अभी रिसेंटली जीएसटी भी रिप्लेस करने वाला है। ठीक है, जो कि आपके पार्लियामेंट से पास हो चुका। राइट नाउ हमें जीएसटी का इंट्रोडक्शन भी पढ़ के जाना है। बात करते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस टैक्स की। अगर तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू 2 है, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स। अगर डायरेक्ट टैक्स से पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो मेजर रेवेन्यू का सोर्स हमारा डायरेक्ट टैक्स था, बट धीरे धीरे मेजर रोल डायरेक्ट टैक्स से इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ शिफ्ट हो गया। अब अगर मैं बात करूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स में भी सर्विस टैक्स का बहुत मेजर रोल है। सर्विस टैक्स 1994 में इंडिया में, फाइनेंस एक्ट 1994 से इंडिया में इफेक्टिव हुआ, बट ये जो आपका जीडीपी वाला पार्ट है ये आप लोग खुद स्टडी करेंगे कि क्या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का इतना, ये सभी आपके लिए है। मेरा तो मुझे जो बताना है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जेनेसिस ऑफ सर्विस टैक्स। कहता है चेलिया कमिटी के रिकमेंडेशन पे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं राइट नाउ, तब वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बजट सेशन में, 94 के बजट सेशन में, फाइनेंस एक्ट 1994 में सर्विस टैक्स। बेसिकली स्टार्ट में जो सर्विस टैक्स लगाया गया था वो सिर्फ 3 सर्विसेज पे लगाया गया था, दैट इज टेलीफोन, नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड स्टॉक ब्रोकर्स। इन 3 पे लगा था। धीरे धीरे हम उस लिस्ट को इंक्रीज करते गए। 2012 तक वो लिस्ट काफी बड़ा हो गया, मोर देन 100 सर्विसेज इसमें लिस्टेड हो गए जिसपे सर्विस टैक्स लगना था। और धीरे धीरे पता चला गवर्नमेंट को इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इन इनडायरेक्ट टैक्स इट इज अ मेजर सोर्स। नाउ फाइनेंस एक्ट 1994 के थ्रू जो सर्विस टैक्स इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ, उसी सर्विस टैक्स को 2012 में बहुत ज्यादा यू कैन से 2012 में इसके ऊपर मेजर अमेंडमेंट आया। किसके ऊपर? सर्विस टैक्स के ऊपर। अब मैं बात करता हूं 2012 में अमेंडमेंट क्या आया। अमेंडमेंट आया, सबसे पहले हमारे अप्रोच पे चेंज हो गया। 2012 में जो अमेंडमेंट आया वो था कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। जब हमने 1994 में सर्विस टैक्स को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, एक्सेप्ट किया,
3 सर्विसेज थे, धीरे 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 कई सारी सर्विसेज इंक्लूड हो गई। मोर देन 100 सर्विस 2012 तक हमारे लिस्ट में था। बट ईच एंड एवरी टाइम गवर्नमेंट के पास एक चैलेंज होता था नई सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करना और उसको इनलिस्ट करना फाइनेंस एक्ट में, क्योंकि जब तक वो इनलिस्ट नहीं होगा तब तक उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि जो सर्विस टैक्स हमने 1994 में पास किया था उसके अंदर एक प्रोविजन था कि अगर फाइनेंस एक्ट 1994 में कोई सर्विस लिस्टेड है देन इट इज लायबल टू सर्विस टैक्स, अदरवाइज इट इज नॉट। नाउ परेशानी ये थी कि इतने सारे सर्विसेज को लिस्ट करवाना, हर साल कुछ ना कुछ नया सर्विस इमर्ज होकर आता था। गवर्नमेंट अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो 2-3-4 इयर्स के बाद उसका रिकॉग्निशन मिलता था, तब तक रेवेन्यू का लीकेज होता था और आप केस भी नहीं लगा सकते क्लाइंट पे या एसएससी पे कि आपने टैक्स नहीं जमा किया, क्योंकि सर्विस टैक्स उस पे लगा ही तब जब आपने फाइनेंस एक्ट को अमेंड कर। नाउ 2012 में पुरानी चीजों को छोड़ के हम नई चीजों की तरफ, नए तरीके की तरफ चल पड़े, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। तो पहले जो 94 का अप्रोच था वो था सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मींस हम सेलेक्ट करते थे कौन कौन सी सर्विस पे टैक्स लगेगा, जिसको हमने सेलेक्ट नहीं किया फाइनेंस एक्ट में उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगता था। नाउ 2012 में हमने कहा नहीं, ये अप्रोच गलत है, हम सर्विस सेलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, आपको एक लिस्ट बता देंगे, निगेटिव लिस्ट। 17 सर्विसेज का लिस्ट इशू हुआ 2012 में। उन 17 सर्विसेज के अलावा जितने भी सर्विसेज हैं वो सभी लायबल टू टैक्स होंगे। अब हमने क्या किया, नॉन लायबिलिटी वाले को एक जगह लाके इकट्ठा कर दिया, इतने पे ही नहीं लगेगा, बाकी सब पे लगेगा। अब हमें हर साल सेलेक्ट करने की, हर साल अमेंड करने की जरूरत नहीं थी। आप नई सर्विस लेके आए हो, टैक्स दे दो, अगर उन 17 सर्विसेज में वो लिस्टेड नहीं है तो। बिल्कुल सिंपल बन गया। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ सेलेक्टिव अप्रोच टू कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। सेलेक्टिव अप्रोच में हम सेलेक्ट करके बताते थे इस पे लगेगा, कॉम्प्रिहेंसिव में हमने ये बता दिया सेलेक्ट करके 17 सर्विसेज इस पे नहीं लगेगा, बाकी सब पे लगेगा। आइए अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्या है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी मैटर पे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके टैक्स लगा सकता है। बट सेक्शन आर्टिकल 265 वही प्रोहिबिट करता है कि आप आर्बिट्रेरी मैनर में टैक्स नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन से बिल पास करवाना पड़ेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन इन 7th शेड्यूल, ठीक है, कहता है इसके पास 3 लिस्ट थे, यूनियन लिस्ट। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, कई बार मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, जब मैं एक्साइज भी पढ़ा रहा था, कस्टम भी पढ़ा रहा था, तब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। सर्विस टैक्स यूनियन गवर्नमेंट का मैटर है, इसलिए ये कहाँ मिलेगा हमें, यूनियन लिस्ट में। तो सर्विस टैक्स जो हमें मिलेगा उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा यूनियन लिस्ट के अंदर, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। एंट्री नंबर 82 to 92 C, एंट्री नंबर 82 to 90 C of list 1 enumerated all subject where CG has power to levy tax। 45 to 63 स्टेट लिस्ट के पास है। चलिए बात करते हैं, अगर मैं सर्विस टैक्स की बात करूं तो सर्विस टैक्स में पर्टिकुलरली कहता है, सर्विस टैक्स में पर्टिकुलरली जो ये वाली लाइन है, एंट्री नंबर 92 C of यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेबल यूनियन टू लेवी टैक्सेस ऑन सर्विसेज। तो हमने एंट्री में और एक एंट्री जोड़ दी 92 C, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिया सर्विस पे। ये जो एंट्री है
इनिशियली देयर वाज नो स्पेसिफिक एंट्री, ये 92C नाम की एंट्री थी नहीं सर्विस टैक्स की, बल्कि रेसिडुअल एंट्री जो 97 है ये वाला, ठीक है, एंट्री नंबर 97, ठीक है, जो कि ये कहता है एनी अदर मैटर नॉट इनोमिनेटेड इन लिस्ट 2, 3, 2 और 3 लिस्ट में जो मैटर नहीं है उसके ऊपर सीजी एक्ट बना सकता है। तो सीजी ने क्या किया, आपके 97 नंबर एंट्री से पावर लेकर के लिस्ट को अमेंड कर दिया, क्योंकि वो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में नहीं था, इसलिए उन्होंने इस तरह का एंट्री अपने लिस्ट में जोड़ लिया। इस तरीके से एंट्री नंबर 92C के थ्रू यूनियन लिस्ट को अमेंड कर दिया गया और 92C नंबर जो है एंट्री, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया कि वो टैक्स सर्विसेज पे लगा सके। यहां से पढ़िए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। Although Parliament has passed constitutional amendment making entry number 92C to union list, this provision has not yet been made effective by the Parliament. Consequently, service tax is presently collected under power of entry number 97. तो यूनियन लिस्ट ने तो अमेंड हो गया, पर पार्लियामेंट में ये इफेक्टिव नहीं हो पाया एंट्री नंबर 92C, इसीलिए हम एंट्री नंबर 97 के थ्रू ही अभी भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर कोई व्हाइट पेपर एक्ट आ नहीं पाया। आइए बात करते हैं सर्विस टैक्स लॉ की। सर्विस टैक्स लॉ की बात करें, सर्विस टैक्स लॉ अभी तक 1994 फाइनेंस एक्ट के थ्रू ही जाना जाता है, ठीक है। देयर इज नो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट फॉर लेविंग सर्विस टैक्स, हाउएवर फॉलोइंग सर्विसेज सोर्सेज प्रोवाइड स्टैट्यूटरी प्रोविजन। पहला फाइनेंस एक्ट 1994 का जो ड्राफ्ट बिल है वो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सर्विस टैक्स किस तरह से लगाया जाए। रूल्स ऑन सर्विस टैक्स, टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट रूल फॉर्मुलेट करता रहता है कि सर्विस टैक्स के रिगार्डिंग कि रूल रेगुलेशन क्या क्या फॉलो होंगे, ठीक है। रूल को हमेशा एक्ट के एक्सटेंशन की तरह देखा जाता है, वो कभी भी एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता। उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सर्विस टैक्स से रिलेटेड नोटिफिकेशन भी इशू करता रहता है, क्लियरेंस देता रहता है, क्लैरिफिकेशन देता रहता है नोटिफिकेशन में कि सर्विस टैक्स किस तरह से काम करेगा, ड्यू डेट एक्सटेंड हुआ या नहीं हुआ, कौन कौन से सर्विसेज अभी एग्जेम्प्टेड हैं, कोई अगर नया एग्जेम्पशन हुआ है तो वो सारा कुछ। सर्कुलर एंड ऑफिशियल लेटर ऑन सर्विस टैक्स, CBEC जो सर्विस टैक्स को एडमिनिस्टर करता है, CBEC क्या करता है, सर्कुलर और ऑफिस लेटर इशू करता रहता है टाइम टू टाइम अपने वर्क से रिलेटेड। ऑर्डर ऑन सर्विस टैक्स, CBEC टाइम टू टाइम जो कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर मिला है, उस पावर को यूज करके सर्कुलर्स और ऑर्डर इशू करता रहता है कि किस तरीके से काम आगे सर्विस टैक्स का होना है, क्या क्या आपको करना है, डिपार्टमेंट के ऑफिसर किस तरह से काम करेंगे। उसी तरह से ट्रेड नोटिसेज इशू होते रहते हैं। ट्रेड नोटिसेज आर इशूड बाय द सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स कमिश्नरेट, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है उसके रिगार्डिंग वो लोग ट्रेड नोटिसेज इशू करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि वर्क करने का आपका तरीका क्या है। तो अगर मैं सोर्सेज को वन लाइन में डिफाइन करूं तो इट इज अ फाइनेंस एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर एंड ट्रेड नोटिसेस। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फाइनेंस एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर एंड ट्रेड नोटिसेस, ये सारे सोर्सेज हैं जिसको मिला करके सर्विस टैक्स काम करता है। सेलेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस टैक्स। जनरली जब 1994 में सर्विस टैक्स एक्ट अमेंड हुआ, हमारे ऊपर अप्लीकेबल हुआ, तो इसको CBEC ने अडॉप्ट कर लिया।
इट इज अ पार्ट ऑफ CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। तो जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन है वो CBEC के पास है। कहता है व्हाट इज who is Director General of Service Tax. Considering the increasing workload due to the expanding coverage of service tax, it was decided to centralize all the work and entrust the same to separate unit supervised by very senior officer. स्टार्टिंग में तो जरूरत नहीं थी, बट बाद में 1-2 साल के बाद रियलाइज हुआ, तो हमने क्या किया, सर्विस टैक्स को एक्साइज डिपार्टमेंट से एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं के पास रहा, बल्कि डिपार्टमेंटल जो वर्क है उनको सेपरेट कर दिया। तो अभी आपको एक्साइज डिपार्टमेंट अलग दिखेगा, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट अलग दिखेगा। An officer of Director General was formed in the year of 97. It headed by Director General. The function and power of Director General are as follows. तो हमने एक सेपरेट डिपार्टमेंट इसके लिए अलग से कंसीडर कर दिया। देख रेख जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डिसीजन मेकिंग, वो CBEC के अंदर ही होगा। किस लिए बनाया उनको? सो दैट की प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन हो पाए सेंट्रल एक्साइज के अंदर। किसके लिए? सर्विस टैक्स के लिए सेपरेटली। स्टडी स्टाफ का कितना रिक्वायरमेंट होगा, स्टाफ रिक्वायरमेंट का स्टडी कर पाए और इफेक्टिवली उसको इंप्लीमेंट कर पाए स्टाफ के रिक्वायरमेंट। ये भी स्टडी कर पाए कि सर्विस टैक्स किस तरह से इंप्लीमेंट होगा इंडिया में, और उसको स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर उसका क्या होना चाहिए रेवेन्यू इंक्रीमेंट के लिए। सर्विस टैक्स के लिए प्रॉपरली हमने एक अलग से डिपार्टमेंट CBEC के अंदर ही क्रिएट करा। तीसरा कहता है टू अंडरटेक स्टडी ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर इन रिलेशन टू सर्विस टैक्स विद ए व्यू टू सिंप्लीफाई द सर्विस टैक्स कलेक्शन एंड असेसमेंट। और साथ में हमने डायरेक्टर जनरल का पोस्ट इसलिए बनाया कि वो स्टडी करके ये भी पता पाए कि सर्विस टैक्स को सिंप्लीफाई कैसे करें। दूसरा, कंट्रोल इसके फंक्शन पे, इंस्पेक्शन रह पाए, उसके इंस्पेक्शन कर पाए हम कि सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट सही काम कर पाए, और जैसा कि CBEC या सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा उसके फंक्शन को उस तरीके से फॉलो अप करना। ये डायरेक्टर जनरल का वर्क था। तो जनरली ये सेंट्रल गवर्नमेंट या CBEC से लेकर के सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में कड़ी का काम करता है, जोड़ता है ये चीज़ों को। आइए देखते हैं कहाँ से कहाँ तक के बीच को ये जोड़ता है। सबसे ऊपर कौन सा ऑफिसर होता है हमारे इसमें? सबसे पहला जो वर्ड वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके नीचे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो टैक्स है उसके लिए 2 डिपार्टमेंट हो गए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के, CBEC और CBDT। CBDT डायरेक्ट टैक्स के लिए है, CBEC इनडायरेक्ट के लिए है। इसके अंदर एक्साइज जोन, उसके अंदर सेंट्रल एक्साइज कमिश्नरेट, देन उसके अंदर सर्विस टैक्स कमिश्नरेट काम करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, CBEC, CBDT, फिर सेंट्रल एक्साइज जोन, देन सेंट्रल एक्साइज कमिश्नरेट, देन सर्विस टैक्स कमिश्नरेट। तो इसके ठीक नीचे डायरेक्टर जनरल के नीचे सर्विस टैक्स कमिश्नरेट काम करता है, और डायरेक्टर जनरल इन तीनों कड़ियों को जोड़ता है। फिर ACDC, फिर JC, एडिशनल कमिश्नर, देन JC, फिर असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर, देन सुपरिटेंडेंट, और लास्ट में इंस्पेक्टर जो फील्ड में घूमते हैं, फील्ड वर्क होता है इंस्पेक्टर। रही बात एज ए CS, CS, CMA, इट मींस एज ए प्रोफेशनल आपका रोल क्या है सर्विस टैक्स में, क्या करने वाले हैं आप सर्विस टैक्स पर। तो रोल की बात करूं तो कुछ इस तरह का रोल है। सबसे पहले कि जब फाइनेंस एक्ट 1994 में सर्विस टैक्स आया तो लोगों को समझाना, एडवाइस देना कि सर्विस टैक्स किस तरह से काम करेगा। इसके प्रोसीजर को समझना इतना आसान नहीं था, तो लोगों को एडवाइस देने का काम। लोग घबराए हुए से थे किस पे लगेगा, किस पे नहीं लगेगा। तो एडवाइजरी सर्विस, चूँकि हम लोगों के पास वी आर फुली इक्विप्ड विद द इंफॉर्मेशन, तो वी कैन गिव एडवाइजरी सर्विस। दूसरा, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट या प्रोसीजरल कंप्लायंस। सर्विस टैक्स का हमें नॉलेज होता है, उसका रिटर्न कब जाना है, उसके लिए ड्यू डेट क्या है, तो हम प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट कंप्लायंस को फुलफिल कर पाते हैं।
पर्सनल रिप्रेजेंटेशन। सर्विस टैक्स में हम जब क्लाइंट का कोई केस लग जाता है तो हम पर्सनली वहां जाके क्लाइंट के केस को रिप्रेजेंट करते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है क्या डॉक्यूमेंट हमें वहां शो करना है। दैट्स व्हाई आप पर्सनल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट, जब भी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो डिपार्टमेंट को जो सर्टिफिकेशन चाहिए वो कहते हैं किसी प्रोफेशनल से करवाइए। एंड CA, CS, CMA आर प्रोफेशनल, दैट्स व्हाई हम CA एज ए प्रोफेशनल हम सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट सर्विस टैक्स का कर सकते हैं। दूसरा, ऑनरस टास्क टू कीप पेस, और साथ में जितने चेंजेस आ रहे हैं, जैसे फाइनेंस एक्ट 2012 में मेजर चेंज आया निगेटिव लिस्ट वाला, उन चेंजों से अपने आप को अपडेट करते रहना और अपने क्लाइंट को भी अपडेट करते रहना। ये 5 वर्क हैं, रोल हैं हमारे: एडवाइजरी, प्रोसीजरल कंप्लायंस, पर्सनल रिप्रेजेंटेशन, ऑडिट एंड अपडेशन, कंटिन्यूअस अपडेशन। यही बात आइए देखते हैं एक्सटेंड कमेंसमेंट करते हैं हम। आइए एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन की सेक्शन 64। एक्चुअल में जो सर्विस टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ से हमें पता चलेगा कि कहाँ लगता है, कैसे काम करता है। कहता है एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। सर्विस टैक्स होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है जब से ये इन्फोर्स हुआ, और इन्फोर्स कब से हुआ? 1/7/94, 1 जुलाई 94 से। बट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में ये एप्लीकेबल अभी भी नहीं है। आइए हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में क्यों नहीं एप्लीकेबल है। क्योंकि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को प्रोटेक्ट करता है सर्विस टैक्स। जम्मू एंड कश्मीर में जो आर्टिकल 370 हमारा है, जिसको कि अप्रूव करता है, सिर्फ वही और वही हमारे यहाँ एप्लीकेबल हो सकता है। यानी जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ वही एक्ट एप्लीकेबल होगा जिसको आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करेगा जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई करने के लिए। तो आर्टिकल 370 ने सर्विस टैक्स को अब तक अप्लाई नहीं किया, दैट्स व्हाई सर्विस टैक्स जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दें तो पूरे इंडिया में, होल ऑफ इंडिया, इट मींस सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल इन इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। नाउ लेवी ऑफ सर्विस टैक्स। इससे पहले हमें इंडिया का डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा कि इंडिया किस तरह से डिफाइंड है। आइए देखते हैं इंडिया किस तरह से डिफाइंड है। मैं एक बार इंडिया का मैप बनाता हूं, देन आई कैन एक्सप्लेन यू। ठीक है, ड्राइंग आप लोगों की अच्छी होगी तो आप लोग समझ लेना, मेरी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, इसलिए आप जो बना रहा हूं उसी से काम चला लेंगे कि इंडिया ऐसा ही है कुछ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंडिया। ऊपर भी है इंडिया, सपोज कीजिए कि, चलिए मैं बना ही देता हूँ, कुछ जैसा तैसा बना देता हूँ आपके लिए इंडिया। और देखिए इस तरीके से ऐसा कुछ इंडिया। आपके इंडिया के इस पार्ट में J&K, जम्मू एंड कश्मीर। तो कहता है यहाँ पे, अब मैं ब्लैक पेन से लिखूंगा, यहाँ पे सर्विस टैक्स नहीं लगता है। और इसको छोड़ दें तो जितना आपका ये ग्रीन मार्क मैं कर रहा हूं, ठीक है, मैं ग्रीन एरिया से मार्क कर रहा हूं ये सारा, ठीक है, ये सारे एरियाज में आपका ऐसे करके ऐसे, दिस इज कॉल्ड
इंडिया, जो इंडिया है आपका ये रहा, दिस इज कॉल्ड इंडिया। तो इन सारे एरियाज में क्या होता है, सर्विस टैक्स अप्लाई होता है, सिवाय जम्मू एंड कश्मीर। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि क्या इंडिया इतना ही है? तो उसको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूं। कहता है इंडिया का मतलब, इंडिया इंक्लूड, इंडिया इंक्लूड ये ऐसे करके, ठीक है, दिस इज कॉल्ड 12 नॉटिकल माइल। इसको कहते हैं TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। दिस इज CWI, यहां से 24 नॉटिकल माइल, और ठीक इसके आगे से ऐसे करके कोस्टल एरिया में यहां से यहां तक का एरिया 200 नॉटिकल माइल। दिस इज नोन एज EEZ/CSI, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया। ये 200 नॉटिकल माइल यानी बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल अवे तक क्या कहलाता है, CSI या EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इंडिया का मतलब नॉट ओनली इंडिया, इंडिया इंक्लूड EEZ ऑल्सो। तो अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर यहाँ फॉरेन कंट्री में बैठा हुआ है, ठीक है, ये रहा आपका फॉरेन कंट्री, यहां से यहां पे देता है अगर सर्विस, क्या करता है, यहां से यहां सर्विस देता है, या यहां देता है, या यहां देता है, या यहां देता है, कहीं भी सर्विस दे दे वो, ठीक है, या यहां देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जब भी सर्विस देगा तो ऐसा माना जाएगा कि इंडिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और ऐसे में सर्विस टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर। अब रही बात, कई बच्चे पूछते हैं सर इंडिया का मतलब अगर ये है तो यहाँ पे इंडिया के ऐसे श्रीलंका ऐसा सा है कुछ, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा कर्वी टाइप का कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड श्रीलंका। ये क्या है, श्रीलंका। ये जो एरिया है आपका, दिस इज पाकिस्तान। तो क्या सर सी कोस्टल एरिया अगर श्रीलंका को टच करता हो तो श्रीलंका को अपने में ले ले? नहीं, जहां पे इंडिया दो कंट्री का बॉर्डर होगा वहां म्यूचुअल कंसेंट से बॉर्डर डिसाइड होगा। ऐसा नहीं कि 200 नॉटिकल माइल में श्रीलंका आ रहा है उसको अपने में मिला लेंगे, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है, बल्कि इस यहाँ पे क्या करेंगे, म्यूचुअल कंसेंट से, इधर आपका हुआ इधर मेरा हुआ, ऐसा दो गवर्नमेंट अपने में डिसीजन ले लेता है। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान अगर यहाँ पे है ऐसे करके, ये एरिया पाकिस्तान का है अगर इतना सा, तो याद रहे आपको यहाँ पे पाकिस्तान इस एरिया को बांट देगा आपस में आपके साथ, इतना एरिया मेरा, इतना इंडिया का। तो इंडिया का डेफिनेशन, इंडिया इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, कस्टम वाटर ऑफ इंडिया एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो कोई भी सर्विस अगर आप यहाँ प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, या यहाँ का पर्सन कोई इधर सर्विस दे रहा है यहाँ तक, तो वो क्या माना जाएगा, इंडिया में सर्विस दे रहा है और सर्विस टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा उसके ऊपर। दिस इज डिफाइंड हियर। ये जो है इसी चीज को डिफाइन करता है, किसी का उसके अंदर का सब सॉइल, ये सब एयर स्पेस, उसके ऊपर का 200 नॉटिकल माइल तक का सारा इंडिया माना जाता है। और इंडिया टेरिटोरियल वाटर मतलब 12 नॉटिकल माइल। तो अगर आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी कोई एक्टिविटी कर रहे हो, देन इट इज कॉल्ड सर्विस। अब हमें ये जानना जरूरी है
कि सर्विस टैक्स लगाने के लिए जो निगेटिव लिस्ट आया है 2012 के बाद, मेजर अमेंडमेंट मैंने बताया था आपको आया है, दैट व्हाट इज दैट मेजर अमेंडमेंट इज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में हमने कहा 17 सर्विसेज को छोड़ के बाकी सारी सर्विसेज क्या हैं, टैक्सेबल। अब क्वेश्चन राइज होता है कि 17 सर्विसेज को छोड़ के बाकी सारी सर्विसेज, तो सर्विसेज है क्या? हाउ यू विल डिफाइन इट इज अ सेल ऑफ गुड्स और इट इज अ सर्विस? प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ऐसे में हमें सर्विस के बारे में समझना पड़ेगा। कहता है जब मेजर अमेंडमेंट आया 2012 में, तो हमें सर्विस को डिफाइन करना पड़ा। व्हाट इज सर्विस? पहले हम बता देते थे ये सर्विस लिस्टेड है, तो प्रॉब्लम नहीं थी। अब तो हमें ये बताना पड़ेगा पहले सर्विस है या नहीं है, फिर जाकर के कहीं देखेंगे वो 17 सर्विसेज में है या नहीं है। तो कहता है सर्विस का मीनिंग एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन कैरिड आउट बाय वन पर्सन फॉर अनदर पर्सन एंड इंक्लूड 9 डिक्लेयर सर्विसेज। जो डिक्लेयर्ड सर्विस है वो 9 है। तो कहता है इंक्लूड डिक्लेयर सर्विसेज। क्या इंक्लूड करता है? डिक्लेयर सर्विस भी इसमें इंक्लूड होता है। बट कहता है एक्सक्लूजन, however a service shall not include an activity which constitutes merely a transfer of title in the goods। यानी अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी सेल परचेज का काम कर रहे हैं, such a transfer or delivery of any goods which is deemed to be sale, या तो आप सेल ऑफ गुड्स के एक्ट में इन्वॉल्व है, या हायर परचेज पे भी सेल कर रहे हैं, डीम्ड सेल जिसको कहते हैं, उसको भी हम इससे बाहर करते हैं। A transaction in money or actionable claim, it is not service। जैसे मैं चेक दे करके कैश इन ले लेता हूँ, it is not service। A provision of service by employee to employer और in relation to employment। employment को particularly exclusion list में रखा गया है, क्योंकि अगर आपका एम्प्लॉय आपको सर्विस देता है तो बोलेगा सैलरी के साथ सर्विस टैक्स लाओ, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो वो अपने इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में आपको सर्विस नहीं दे रहा, इसलिए उसके सर्विस को हम सर्विस टैक्स में कंसीडर नहीं करते एज ए सर्विस। दूसरा है फी टेकन बाय एनी कोर्ट। तो कहता एनी एक्टिविटी जो ट्रांसफर है, एक्शनेबल क्लेम है या डीम्ड सेल भी है, उसको हम सर्विस नहीं मानते, पहले कहता है। दूसरा कहता है एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर का सर्विस नहीं है। तीसरा कहता है फी टेकन इन एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो आपसे फी लेता है, पेनल्टी लेता है, दैट इज नॉट सर्विस। वो आपके सर्विस के लिए नहीं बैठा है। आप लाइट तोड़ देते हो, पुलिस वाला चालान काटता है, आप कहते हो दैट इज अ सर्विस। ये लॉ ब्रेकिंग है, इट इज नॉट सर्विस। तो फी जो कोर्ट लेता है या ट्रिब्यूनल लेता है, वो भी प्रिस्क्राइब्ड फी है, दैट इज नॉट सर्विस। उस फी के लिए आपका कोर्ट काम नहीं कर रहा। कोर्ट तो झगड़े के निपटारे के लिए, जो प्रॉब्लम हो गई उसके निपटारे के लिए काम कर रहा है, नॉट वर्किंग फॉर दैट फी। दैट्स व्हाई इसको हम सर्विस के दायरे में नहीं मानते। आइए कहता है एक्सप्लेनेशन 1 फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू फंक्शन परफॉर्म बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, एमपी एमएलए की सर्विस, मुखिया, ग्राम पंचायत, वार्ड कमिश्नर की सर्विस, लोकल अथॉरिटी की सर्विस। ये सभी सर्विस फ्री हैं। एमपी एमएलए को काम करने के लिए गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं। आपको अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी भी तरह का, तो उसके लिए आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है। दैट्स व्हाई कहते हैं अगर कोई एमपी एमएलए कोई सर्विस दे रहा है तो उसको हम इस सर्विस से बाहर रखते हैं। द ड्यूटी परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। जितने भी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जैसे पुलिस वाले हैं, आपने उसको कॉल किया, वो आपके घर आए इंस्पेक्शन के लिए या किसी भी वजह से, दैट इज नॉट सर्विस। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कैपेसिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कैपेसिटी में या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू जितने भी लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में, उनकी सर्विस को हम सर्विस नहीं मानते हैं। उसी तरह से ड्यूटी परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज ए चेयरमैन और ए मेंबर और ए डायरेक्टर इन बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द सीजी। जैसे कि आपका जितने भी बॉडी हैं उसके जो डायरेक्टर हैं वो जो काम करते हैं, दैट इज नॉट एज कंसीडर्ड एज सर्विस। तो उनको सर्विस मानने की जरूरत नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट में।
Explanation 2. For this purpose, transaction in money shall not include any activity relating to use of money or its conversion by cash or any other mode from one currency or denomination to another form of currency or denomination for which a separate consideration is charged. ये लाइन कहना चाहता है ट्रांजैक्शन इन मनी को हमने क्या कहा था, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। अब ये लाइन कहना चाह रहा है, ये वाला जो हाईलाइट किया हुआ है, ये लाइन कहना चाह रहा है कि अगर आप ट्रांजैक्शन इन मनी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन इन मनी कर रहे हैं, तो आपके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। पर एक्सप्लेनेशन तो कहता है अगर आप डॉलर से रुपीज या रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नॉट ट्रांजैक्शन इन मनी, दैट इज ए कन्वर्जन, इस पे आपको टैक्स लग जाएगा, सर्विस टैक्स। एक्सप्लेनेशन 3, फॉर दिस पर्पस in an unincorporated association or a body of a person, as the case may be, and a member thereof shall be treated as distinct person. An establishment of a person in taxable territory or non-taxable territory, उसको हम different person मानेंगे। तो कहता अगर कोई unincorporated body है, यानी 2-4 लोगों ने मिलकर फॉर्म बना लिया, फॉर्म और पार्टनरशिप का सर्विस टैक्स में अगर पार्टनरशिप फॉर्म अपने ही पार्टनर को कोई सर्विस दे रहा है तो हम दोनों को सेपरेट पर्सन मानेंगे। उसी तरह से अगर एक्स लिमिटेड की 2 इंडस्ट्री है, एक्स लिमिटेड की 2 इंडस्ट्री है, ध्यान से देखना, एक्स लिमिटेड के 2 इंडस्ट्री है, ए एंड बी। ए जो है टैक्सेबल में है और बी जो है ATIA IB जो ICID पढ़ा था आपने इनकम टैक्स में, यानी स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड बिजनेस है। क्या है ये, स्पेसिफाइड बिजनेस है, नॉन टैक्सेबल बिजनेस है। तो अगर ए कोई सर्विस बी को देता है, हम ये नहीं मानेंगे अपने आप को, हम ये मानेंगे दोनों अलग अलग पर्सन हैं और वैसे में सर्विस टैक्स लग जाएगा। कहता a person carrying on business through a branch or agency or representation office in any territory shall be treated as having establishment in that territory। अगर आपने कोई ब्रांच खोल लिया है किसी टेरिटरी में जाकर के, तो आपका क्या माना जाएगा, वहाँ एक एस्टैब्लिशमेंट है। जैसे आपका एक ब्रांच दिल्ली में है, एक ब्रांच आपने चेन्नई में खोल लिया, इसको क्या माना जाएगा कि वहाँ एस्टैब्लिशमेंट है। आइए देखते हैं ऊपर के जो 3 लाइन थे, व्हाट एन एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन फॉर बाय द वन पर्सन फॉर अनदर पर्सन, ठीक है, एंड इंक्लूड डिक्लेयर्ड सर्विस, इसको हम स्टडी करते हैं। कहता है पहला मीनिंग ऑफ सर्विस में एन एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन, एक्टिविटी का मतलब कोई काम करना, एन एक्शन समटाइम, या तो आप कुछ काम कर रहे हो, एन एक्शन वर्क, कोई डीड बना दिया आपने, कोई एग्जीक्यूशन कर दिया किसी भी चीज का, then it is called activity। sometime activity ना करना, कोई काम ना करना भी एक्टिविटी कहलाता है। कोई काम ना करना का मतलब sometime आप अगर टॉलरेंस कर रहे हैं किसी अदर पर्सन के एक्टिविटी को, that is also an activity। आप रिएक्ट नहीं कर रहे उसके बिहेवियर पे। जैसे अगर किसी ल्यूनेटिक पर्सन को, इंसेन पर्सन को, मेंटल रिटार्डिएट पर्सन को अगर कोई नर्स टॉलरेट कर रही है, then it is a सर्विस। क्यों, वहां पे आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, उसके एक्ट को टॉलरेट कर रहे हो, ठीक है। एन एक्टिविटी इंक्लूड एक्टिव और पैसिव एंड वुड आल्सो इंक्लूड फोरबियरेंस ऑफ एन एक्ट, उनके एक्टिविटी को माफ कर देना, बियर कर लेना, दैट इज आल्सो एन एक्ट, एक्टिविटी। व्हाट इज अ कंसिडरेशन, कहता है कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, जो हमने आपको सर्विस दिया उसके बदले में मुझे कुछ वापस मिल रहा है। कहता है when at the desire of promisor and from the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promise to do or to abstain from doing something such as act, abstinence or promised is called a consideration for the promise। कहता है ये सभी जो है कंसिडरेशन है। जैसे आपने पैसे में दे दिया,
कैश में या काइंड में, या आपने बोला आप मुझे पढ़ाओ, मैं आपको डॉक्टर की सर्विस दे दूंगा, in that case it is also considered as consideration। ठीक है, तो कंसिडरेशन किसी भी फॉर्म में होता है, कैश में, काइंड में, या सर्विस के बदले सर्विस, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। अगर आपने कैश दिया, चेक दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, लेटर ऑफ क्रेडिट दिया, पे ऑर्डर दिया, डिमांड ड्राफ्ट दे दिया, ये सब कैश में आएगा। नॉन मॉनिटरी, सर्विस के बदले सर्विस, सर्विस के बदले गुड्स, किसी भी तरीके का कंसिडरेशन हो। कंसिडरेशन अगर इन्वॉल्व है an activity for consideration by one person for another person, then it is called consideration। These are the example of consideration। कि आपका पैसा में नहीं आ रहा, बट इसको हम कंसिडरेशन ही मानेंगे। Activity for consideration, implication of condition that activity should be carried out for consideration। आपकी एक्टिविटी जो है कंसिडरेशन के लिए ही कैरिड आउट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ्री सर्विसेज पे आप सर्विस टैक्स लगा दोगे। जैसे आपके मम्मी पापा आपके लिए कुछ करते हैं, वहाँ कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। अगर मम्मी खाना बनाती है तो ये एक्सपेक्ट करके नहीं बनाती कि नहीं अभी मैं खाना बनाऊंगी, बाद में ये मुझे सर्विस देगा। दैट इज इन लव और अफेक्शन। इन दैट केस इट इज नॉट काउंटेड एज सर्विस। दैट इज वहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो कहता है हम सर्विस को टैक्सेबल तभी मानेंगे जब उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा। अगर चैरिटी के लिए, डोनेशन के लिए, गिफ्ट के लिए अगर किया गया है, ठीक है, जिसमें कंसिडरेशन, अगर आप चैरिटी करते हो तो आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे यहाँ ही आके चैरिटी करो। चैरिटी कहीं भी हो सकता है, किसी अदर पर्सन के लिए भी हो सकता है। तो जितने भी ग्रांट्स आप रिसर्च या चैरिटी के लिए देते हैं, गिफ्ट देते हैं, उसमें रिटर्न की उम्मीद नहीं रहती, इसलिए कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता, और ऐसे केस में उसको हम सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रहते हैं। कहता है एक्टिविटी और कंसिडरेशन का डायरेक्ट और इमीडिएट लिंकअप होना चाहिए। डायरेक्ट और इमीडिएट लिंक का क्या मतलब है? डायरेक्ट और इमीडिएट लिंक का मतलब है जैसे मिस्टर एक्स, कहता है डायरेक्ट और इमीडिएट लिंक होना चाहिए एक्टिविटी और कंसिडरेशन के बीच में। डायरेक्ट मतलब it implied that there should be direct, not any casual link between activity and consideration। जैसे सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट अगेंस्ट टैक्सेस, हम टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, ये डायरेक्ट और इमीडिएट लिंक नहीं है। अगर हम टैक्स पे करें या ना करें, गवर्नमेंट का जो काम है वो करता ही रहेगा, इसलिए इस में डायरेक्ट लिंक है ही नहीं। तो इसको हम ये नहीं मानेंगे टैक्स हम सर्विस लेने के लिए कर रहे हैं। फ्री सेमिनार टू एजुकेट prudent investment indirectly promoting a mutual fund, in this case direct link is missing। फ्री सेमिनार दे रहे हैं आप, डायरेक्ट लिंक मिसिंग है। कहता है इमीडिएट कनेक्शन मतलब जो आप काम कर रहे हो उसका कंसिडरेशन से लिंक होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए मिस्टर एक्स हैं, वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और मिस्टर वाई के जो बेटे हैं वो उनके पास पढ़ने आते हैं, पेमेंट वाई करते हैं ट्यूशन फी का। इन दैट केस इमीडिएट लिंकअप है, इमीडिएट कनेक्शन है उसके स्टडी का मिस्टर वाई के पेमेंट से। लेकिन मिस्टर एक्स जो है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जो एजुकेट करता है सोशल वेलफेयर के लिए लोगों, और मिस्टर वाई के बेटे वहां जाते हैं, मिस्टर वाई एक्स के ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देते हैं। इसका कोई इमीडिएट कनेक्शन उसके वर्क से नहीं बनता है, इसलिए इन दैट केस इस पे सर्विस टैक्स अप्लाई नहीं हो सकता। तो कहता अगर कंसिडरेशन नहीं है, सर्विस है, कंसिडरेशन नहीं है तो सर्विस टैक्स अप्लाई नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, फ्री सर्विसेज, डोनेशन, चैरिटी, मम्मी का खाना बनाना आपकी मम्मी का आपके लिए, these are without consideration, that's why it is not considered as service। तो consideration without activity is not taxable। उसी तरह से consideration तो एक्टिविटी नहीं है। जैसे आप गिफ्ट देते हो किसी को, बच्चे को पॉकेट मनी मिलता है तो ओनली कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, वहाँ जरूरी नहीं है पॉकेट मनी के बदले आपको डांस करके आपके पापा को दिखाना है तभी वो पॉकेट मनी आपको देंगे, ठीक है। तो ऐसे में सिर्फ कंसिडरेशन है,
एक्टिविटी नहीं है तो भी सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर है। कहता है कंसिडरेशन हो सकता है एक पर्सन दे, सामने जो सर्विस ले रहा है वही दे दे, या कोई और पर्सन दे दे। एग्जांपल ट्यूशन फी वाला मैंने आपको बताया था कि आप जब पढ़ने आते हो तो आपके पेरेंट्स पे करते हैं, वहाँ एक्टिविटी कोई और परफॉर्म कर रहा है, कंसिडरेशन जिसके अगेंस्ट में एक्टिविटी है वो नहीं दे रहा, बल्कि उससे अदर कोई और पर्सन दे रहा है। आइए देखते हैं, कहता है क्या ये सभी जो मैं अभी नीचे पढ़ने वाला हूँ कंसिडरेशन है, कोई एक्टिविटी है, क्या है ये? कहता है इम्पोजिशन ऑफ फाइन और पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ इज फाइन और पेनल्टी फॉर द कंसिडरेशन फॉर एन एक्टिविटी ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लॉ। क्या ये एक्टिविटी है? कहता है इन ऑर्डर टू बी सर्विस एन एक्टिविटी इज कैरिड आउट फॉर कंसिडरेशन देयरफॉर फाइन और पेनल्टी which are legal consequences of person action would are not in the nature of consideration for an activity। कहता आपके लॉ ब्रेक करने को हम एक्टिविटी नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर हमने उसको एक्टिविटी मान लिया तब तो लॉ ब्रेक करना लीगलाइज्ड हो जाएगा। इसलिए अगर आपसे पेनल्टी लिया जा रहा है लॉ ब्रेक करने के लिए, प्रोविजंस ऑफ लॉ के वायलेशन के लिए, तो इट इज नॉट एन एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन। अमाउंट रिसीव्ड इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट would depend in the nature of dispute, जैसा कि such amount are not consideration unless it is represent portion of consideration for an activity that has been carried out। कहता है डिस्प्यूट के बदले आपने एक एक्टिविटी प्रोवाइड करा, वो पेमेंट नहीं कर रहा था, अब डिस्प्यूट हो गया, बाकी आपने पेमेंट मांगा था 2.5 लाख रुपए का, सेटलमेंट 2 लाख में हुआ, तो सेटलमेंट चाहे वो डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो बट है तो उसी एक्टिविटी से रिलेटेड कंसिडरेशन, तो हम वहाँ कंसिडरेशन मानेंगे। लेकिन अगर कोर्ट डायरेक्ट करता है किसी, आपका आपस में झगड़ा हो गया, लड़ाई होगी और उसमें मॉनेटरी कंसिडरेशन दिला रहा है, ठीक है, कोर्ट कहता है इसको इलाज के लिए पैसे दे दो, दैट कंसिडरेशन इज नॉट फॉर एक्टिविटी। कोर्ट ऐसे को लॉ जो है ऐसे को सर्विस नहीं लगा सकता ऐसे पे, क्योंकि उसको वो लीगलाइज नहीं कर सकता। अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, अगर एडवांस भी रिसीव किया है सर्विस के बदले, दैट इट इज कंसिडरेशन। डिपॉजिट रिटर्न ऑन कैंसिलेशन ऑफ एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड अ सर्विस। कहता है डिपॉजिट्स, रिटर्न डिपॉजिट आर इन द नेचर ऑफ deposit return on cancellation of agreement to provide a service। return deposit are in the nature of deposit return on cancellation of agreement to provide service। चलिए इसका कुछ वर्ड मिसिंग है सर, मैं आपको समझा देता हूँ। आपने प्रोविजन ऑफ सर्विस किया था जिसके बदले डिपॉजिट दिया था, उसको नहीं पता, वो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगता है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को क्या हम कंसिडरेशन मानेंगे? तो आंसर है नो, इट इज नॉट कंसिडरेशन। तो कहता है अगर आपने डिपॉजिट किया तो डिपॉजिट तो वर्क प्रोविजन के बाद एज इट इज वापस आ जाएगा। जैसे गवर्नमेंट लेता है, जब भी आप कहीं पे भी अपना कॉन्ट्रैक्ट मांगते हो तो गवर्नमेंट कुछ अर्नेस्ट मनी मांगता है, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो गवर्नमेंट वो वापस कर देता है, तो दैट इज नॉट ए कंसिडरेशन। एडवांस फॉर फीचर्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड ए सर्विस, यहाँ पे ये जो है ये कहलाएगा आपका सर्विस का कंसिडरेशन। क्यों? क्योंकि एडवांस आपने फॉरफीट कर लिया, क्यों? उसने सर्विस नहीं दिया। सर्विस देता तो भी कंसिडरेशन, सर्विस ना देने के वजह से भी जो कंसिडरेशन रिसीव हुआ है वो कंसिडरेशन है। सिंस सर्विस बिकम टैक्सेबल ऑन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड अ सर्विस, सच फॉरफीचर डिपॉजिट वुड रिप्रेजेंट कंसिडरेशन फॉर द एग्रीमेंट दैट वाज entered into for the provision of service। तो सर्विस ना देने की वजह से भी अगर आपको कंसिडरेशन मिला है देन इट इज कॉल्ड सर्विस, सॉरी कंसिडरेशन। सिक्योरिटी डिपॉजिट दैट इज रिटर्नेबल ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोविजन, नहीं होगा ये। Also security deposit would not be lieu of advance payment of service tax for the service। कहता है security deposit forfeited for damage done by the service receiver in the course of receiving a service if
Forfeited deposit relate to accidental damage due to unseen action not relatable to the provision of service, then forfeiture deposit would not be consideration. क्योंकि कहता है सर्विस के बदले थोड़ी आप उससे forfeiture ले रहे हो, ऐसा उसका forfeit कर रहे हो, बल्कि डैमेज के बदले कर रहे हो. तो डैमेज इज नॉट अ सर्विस, दैट्स व्हाई इट इज नॉट लायबल टू सर्विस टैक्स. एक्सेस पेमेंट मेड एज अ रिजल्ट ऑफ मिस्टेक. अगर आप एक्सेस पेमेंट करते हो किसी भी मिस्टेक की वजह से, तो ये टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट बन जाएगा. जैसे आपने सर्विस देना था, आपने पूरा नहीं दिया, गलती कर दी, देन इट इज अ पार्ट ऑफ सर्विस टैक्स. डीमरेज चार्जेस, ये कंसिडरेशन कहलाता है. डीमरेज चार्जेस मतलब लेट पेमेंट चार्जेस. डीमरेज पेबल फॉर यूज ऑफ सर्विस बियॉन्ड द पीरियड इनिशियली एग्रीड अपन, यानी डिले कर दिया आपने, इन दैट केस दिस विल बी कंसिडरेशन. एक्टिविटी, कहता है एक्टिविटी मस्ट बी कैरीड आउट बाय अ पर्सन फॉर अनदर. एक पर्सन दूसरे पर्सन को दे, चाहे एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को भी दे, एक टैक्सेबल टेरिटरी में हो, एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में हो, एक इनकॉर्पोरेटेड पर्सन है, एक उसके मेंबर है. इवन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी भी अगर अपने मेंबर को देता है तो हम इसको एक पर्सन दूसरे पर्सन को सर्विस दे रहा हो ऐसा मानते हैं. कहता है पर्सन मतलब क्या? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, सोसाइटी, एलएलपी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन लाइक ट्रस्ट, यूपी, बीओआई एटसेट्रा एटसेट्रा. Exception. General rule. Only service provided by a person to another are taxable. Explanation 3 carves out two exception. An establishment. अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाला टैक्सेबल टेरिटरी को देगा सर्विस, देन इट इज कंसीडर्ड एज सर्विस. चाहे वो सेम एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, सेम कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तब भी. उसी तरह से अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, यानी यूपी, बीओआई अपने ही मेंबर को भी सर्विस देगा, तो दोनों को हम अलग अलग पर्सन मानेंगे. जैसे एग्जांपल के लिए कहता है क्लब अगर अपने मेंबर को सर्विस दे रहा है तो हम इसको सर्विस टैक्स के दायरे में रखेंगे. क्लब किसका है? मेंबर का. मेंबर ने ही तो कंस्टिट्यूट करा है, इसको भी हम सर्विस टैक्स के दायरे में रखेंगे कि एक इनकॉर्पोरेटेड या अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी अपने ही मेंबर को भी अगर सर्विस देता है, देन इट इज लायबल टू सर्विस टैक्स. Service include declared service. Declared service means any activity carried out by one person for another person, and जो हमारा सर्विस टैक्स का डेफिनेशन था 65B में, वो ये था सर्विस टैक्स मींस declared service means any activity carried out by one person for another person for consideration, and include declared service. Declared service का डेफिनेशन 66E में specify the 9 activity or transaction which are declared to be as service. रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप अपना घर रेंट पे लगाते हो. कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, टेम्पररी ट्रांसफर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आप यूज करने के लिए देते हो, जैसे कॉपीराइट या पेटेंट राइट, ये सब. डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडॉप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, किसी तरह का सॉफ्टवेयर का सर्विस प्रोवाइड करते हो. कहता है एग्रीइंग टू द obligation to restrain from an act to or to tolerance of an act or a situation or to do an act. किसी भी तरह का restraint, tolerance, जैसे नर्सेज की सर्विस हो गई, ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ हायरिंग, लीजिंग, लाइसेंसिंग और इन एनी सच मैनर विदाउट ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज सच गुड्स. आपने किसी को रेंट पे, लीज पे, हायर पे दे दिया है, इन दैट केस इट इज लायबल टू सर्विस टैक्स, क्योंकि ये डिक्लेयर्ड सर्विस है. एक्टिविटी इन रिलेशन टू डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस और एनी सिस्टम बाय इंस्टॉलमेंट. एक्टिविटी इन रिलेशन टू डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस, अगर एचपी प्राइस पे बेचा है तो इंटरेस्ट कंपोनेंट पे सर्विस टैक्स लगेगा, ना कि अमाउंट सेल ऑफ गुड्स वाले अमाउंट पे. सर्विस पोर्शन इन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो जितना उसमें सर्विस वाला पोर्शन है उस पे सर्विस टैक्स लगेगा.
and service portion in any activity wherein goods being food or any other article for human consumption like रेस्टोरेंट में जो आप फूड लेते हो, जो ऑर्डर करते हो, उस पे जितना सर्विस वाला पोर्शन है उस पे सर्विस टैक्स लगेगा। क्या होता है, इसमें हम 5 चीज़ों को एक्सक्लूड करते हैं। दैट 5 आर इमेज वर्ड कवर्ड अंडर इमेज वर्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, गुड्स एंड एम्प्लॉय सर्विस। तो कहते हैं कि इन 5 चीजों को वो एक्सक्लूड करता है। पहला इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी यानी इन सब का सेल, एक्शनेबल क्लेम पहले भी बताया था, मनी और एक्शनेबल क्लेम को वो बाहर करता है, सेल ऑफ गुड्स भी, और एम्प्लॉय की सर्विस को वो सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर करता है। एक्टिविटी टू बी टैक्स शुड नॉट कंस्टिट्यूट ओनली अ ट्रांसफर इन टाइटल ऑफ गुड्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ सेल, गिफ्ट और एनी अदर मैनर। अगर गिफ्ट दे रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। गुड्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं मीनिंग, अगर क्लियर नहीं है तो। गुड्स मतलब कोई भी गुड्स जो सेल ऑफ गुड्स में लिस्टेड है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस जो मूव ना होता, जनरली हाउस प्रॉपर्टी आपका। Activity to be taxable should not constitute merely a transfer, delivery or supply of goods which is deemed to be sale of goods within the meaning of Article 366 of Constitution. It may be noted that although the transfer of title by sale of goods is already excluded, one above जो इमेज वाले में था, आपको याद हो, गुड्स का ट्रांसफर, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, deemed sale have been excluded specifically by this clause. The reason for the same is that some category of deemed sale do not involve transfer of title in goods, like transfer of goods on hire purchase or transfer of right to use goods. Accordingly, deemed sale have been specifically excluded. हमने deemed sale को भी क्या करा है, exclude करा। हायर परचेज सेल को हम deemed sale मानते हैं, और भी ये 6 तरीके के सेल हैं जिसको हम की डीम्ड सेल मानते हैं। आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे इसको, आपको इजीली समझ आ जाएगा इट इज ए डीम्ड सेल, तो इस पे सर्विस टैक्स नहीं लगता। ट्रांजैक्शन ओनली इन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम डू नॉट कंस्टिट्यूट सर्विस। आपने बिल एट एक्सचेंज को इन कैश करा लिया, इट इज ए ट्रांजैक्शन इन मनी, इसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। Whether following transaction come under transaction only in money or not। ध्यान रहे, मनी टू मनी का मतलब जैसे चेक को मनी में कन्वर्ट करना, डीडी के बदले पैसे ले लेना, these are called transaction in money। अगर ये सभी नहीं है, मतलब कुछ और ट्रांजैक्शन है, तो आपको ट्रांजैक्शन इन मनी वो नहीं कहलाएगा। जैसे बिजनेस ऑफ चीट फंड। चीट फंड बिजनेस क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ आप जमा करते हो, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी लमसम कंसिडरेशन आपको ड्रॉ पे मिलता है। इन बिजनेस चीट फंड सिंस इन बिजनेस चीट फंड सिंस सर्टेन कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम ए मेंबर इज रिटेन्ड बाय द प्रमोटर्स। जो उनको ऑर्गेनाइज करते हैं वो कुछ ना कुछ रख लेते हैं एज कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस इन रिलेशन टू चीट फंड। इट इज नॉट ए ट्रांसफर ट्रांजैक्शन ओनली इन मनी, वहां पे सर्विस भी प्रोवाइड होता है। कंसिडरेशन रिसीव्ड एज सच फॉर सर्विस इज देयरफॉर चार्जेबल टू सर्विस टैक्स। आपसे 10 लोगों से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, इकट्ठा करके पैसा किसी एक पर्सन को दे दिया और बदले में कुछ पैसे वो रख लेते हैं कमीशन। दैट कमीशन इज चार्जेबल टू टैक्स। मेकिंग ए डीडी और ड्राफ्ट और ए पे ऑर्डर बाय बैंक। जो डीडी बनाता है, ड्राफ्ट ऑर्डर बनाता है, उसके लिए बैंक आपसे पैसे चार्ज करता है, तो क्या हम उसको ट्रांजैक्शन इन मनी माने? नहीं, वो तो सर्विस चार्ज है, उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा। तो कहता है नो, इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन इन मनी, दैट्स व्हाई इट इज लायबल टू सर्विस टैक्स। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड बाय वन पर्सन टू एनी अदर प्लेस। कहता है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड बाय अ पर्सन विद अनदर फॉर व्हिच द रिटर्न फॉर सच इन्वेस्टमेंट इज रिटर्न और repatriate to the investors
without returning any portion of such return on such investment of fund is a transaction only in money। हमने पैसा लगाया, वापस इंटरेस्ट के साथ पैसा आ गया, इट इज ए ट्रांजैक्शन इन मनी, तो इस पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे आप देखो स्टॉक ब्रोकर होते हैं, वो आपका पैसा लगाते हैं, फिर जो पैसा वापस आता है उसमें से कुछ पैसे वो काट लेते हैं, जितने पैसे उसने काट लिए वो सर्विस है, और उस पे सर्विस टैक्स अप्लीकेबल हो जाएगा। डेट कलेक्शन सर्विसेज, कई बार क्या होता है, कई कंपनी है जो सिर्फ डेट कलेक्ट करती है, आपके कर्जे हैं वो वसूल के दे देगा। ऐसे केस में वो ट्रांजैक्शन इन मनी नहीं कहलाएगा और इसमें सर्विस टैक्स लग जाएगा, क्योंकि वो अपने सर्विस के लिए कुछ आपसे कमीशन ले रहा हो। सेल परचेज एक्विजिशन और असाइनमेंट ऑफ ए सिक्योर डेट लाइक अ मॉर्गेज, मॉर्गेज आपने किया, प्रॉपर्टी करके लोन ले लिया, इट इज ए ट्रांजैक्शन इन मनी, क्योंकि यहाँ पे जब आप उसका पैसा वापस करोगे तो आपका मॉर्गेज प्रॉपर्टी वापस कर देगा, आप उस पैसे में से काट नहीं सकते कुछ पैसा, तो इन दैट केस इट इज ए ट्रांजैक्शन इन मनी एंड इट इज नॉट लायबल टू सर्विस टैक्स। यहाँ पे मनी और एक्शनेबल क्लेम का डेफिनेशन मैंने बता दिया। प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, इसको भी हमने बाहर रखा है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय की सर्विस जो है वो प्रिंसिपल कैपेसिटी में नहीं देता एम्प्लॉयर को। अगर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सर्विस दे रहा है देन सर्विस टैक्स के लायबल, सर्विस टैक्स के दायरे में। एम्प्लॉय को तो हम अपने इंस्ट्रक्शन पे काम करवाते हैं, इसलिए उसका सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया तो वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है, दैट्स व्हाई उस पे सर्विस टैक्स लगेगा। कहता है इट इज नॉट एम्प्लॉय, नो इट इज नॉट एम्प्लॉयमेंट, दैट्स व्हाई इट इज लायबल टू सर्विस। क्यों? क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडेड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल, दैट इज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस आर नॉट सर्विस प्रोवाइडेड अंडर द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सर्विस पे सर्विस अगर प्रोवाइड होगा तो लायबल टू सर्विस टैक्स होगा। ये सारे उसी के एग्जांपल हैं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय कैजुअल वर्कर टू, कैजुअल हो या फॉर्मल हो, वो एम्प्लॉयमेंट में, देन इट इज एम्प्लॉयमेंट एंड इस पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। कैजुअल है तो भी नहीं, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट। कहता है सर्विस मतलब जो फ्री सर्विसेज हैं उसके बारे में बात नहीं करते। आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चार्जेज ऑफ सर्विस टैक्स। राइट नाउ सर्विस टैक्स का जो रेट है वो है 14%, इस पे 0.5% कृषि कल्याण सेस और 0.5% स्वच्छ भारत सेस लगता है। सर्विस अमाउंट पे, नॉट सर्विस टैक्स का 0.5%, सर्विस का 0.5 और 0.5। तो एग्रीगेट अगर रेट की बात करूं मैं, ठीक है, तो इफेक्टिव रेट क्या है, इफेक्टिव रेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, %15 पड़ता है, 14 प्लस 0.5 प्लस 0.5, 15%। कहता है सर्विस टैक्स प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड, दोनों में से किसी पे भी ये लग सकता है। प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड, द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस फ्रेज इज, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करो या ना करो, कोई एडवांस भी अगर आपने रिसीव कर लिया है तो सर्विस टैक्स को एडवांस पे भी लग जाएगा। सर्विस व्हिच हैव ओनली बीन एग्री टू बी प्रोवाइडेड बट येट टू बी प्रोवाइडेड आर आल्सो टैक्सेबल। यानी आपने एडवांस रिसीव कर लिया, दे दो, सर्विस प्रोवाइड कर लिया तो सर्विस टैक्स दे दो। ओवरऑल अगर आपने सर्विस प्रोवाइड करा हो या ना करा हो, एडवांस भी रिसीव किया है तो सर्विस टैक्स आपको देना पड़ेगा उस एडवांस पे। However, it is important to note that the liability to pay service tax on taxable service arises the moment it is agreed to be provided without actual provision of service. The liability to pay service pay tax arises in such a case at the point of taxation which is determined as per point of taxation rule 2011.
जो कि अगले आगे कुछ 1-2 क्लासेस के बाद मैं आपको समझाऊंगा उसमें। कहता है प्रोवाइडेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, अगर आप टैक्सेबल टेरिटरी में प्रोवाइड करोगे तभी की बात कर रहे हैं, अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में प्रोवाइड करोगे तो नहीं, और सर्विस निगेटिव लिस्ट में नहीं होना चाहिए तभी सर्विस टैक्स लगेगा। आइए एक बार देखते हैं प्रोवाइडेड और नॉट प्रोवाइडेड का क्या मतलब है, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का। आपको याद हो तो मैंने ये वाला जो रेड हैंडेड एरिया है, रेड वाला एरिया जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये क्या था हमारा, जम्मू एंड कश्मीर, अगर आपको याद है तो दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, आपको याद हो इट इज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है। ये क्या कहलाता है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, और these are called taxable टेरिटरी। ये क्या है, टैक्सेबल टेरिटरी। नौ कहता है कि एक लाइन और मैं लिखता हूं, दैट इज गोल्डन लाइन फॉर यू, सर्विस टैक्स इज destination बेस्ड सर्विस। सर्विस टैक्स क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड सर्विस है। यानी सोचिए अगर एक पर्सन, ये जो पर्सन है, ये मेरा एक पर्सन है जो यहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर, और एक पर्सन यहाँ पे है आपका, एक पर्सन कहाँ पे है, ये रहा ये पर्सन। अगर ये यहाँ पे सर्विस दे रहा है तो डेस्टिनेशन सर्विस प्रोविजन का क्या है, ये एक बार और मैं फ्रेश बना लेता हूँ इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये क्या है हमारा नॉन टैक्सेबल, ये क्या है टैक्सेबल, और ये नॉन टैक्सेबल। यहाँ जो पर्सन बैठा है अगर आप उसको सर्विस देंगे, ठीक है, तो डेस्टिनेशन क्या है सर्विस का, ये ऐसे में आपको सर्विस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आप उससे कलेक्ट नहीं कर पाएंगे सर्विस टैक्स, वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है। लेकिन यही पर्सन अगर यहाँ पे किसी पर्सन को अगर सर्विस देता है, यहाँ बैठे पर्सन को वो सर्विस टैक्स सर्विस प्रोवाइड करता है, तो सर्विस जहाँ पे प्रोवाइड हुआ प्लेस ऑफ प्रोविजन क्या है, टैक्सेबल टेरिटरी में, ये पर्सन को टैक्स देना पड़ जाएगा, उस सर्विस पे टैक्स लगेगा। हाँ, वो पे नहीं करेगा बल्कि रेसिपिएंट पे करेगा वैसे केस में। तो जनरली रूल क्या है, देखिए पहला वर्ड यूज होता है प्रोवाइडर, देन प्रोविजन ऑफ सर्विस, ठीक है, किसको, रेसिपिएंट। आपने किसको सर्विस दिया, रेसिपिएंट को। अगर ये इसको सर्विस प्रोवाइड करेगा और ये इसको क्या करेगा, पेमेंट। पेमेंट किस बात का करेगा, कॉस्ट ऑफ सर्विस प्लस
सर्विस टैक्स। सपोज कीजिए कॉस्ट ऑफ सर्विस 1 लाख है, ठीक है, तो 15,000 सर्विस टैक्स। टोटल कितना हो गया, आपने कितना पे किया इसको, 1,15,000। अब इसके ये मान लो x है और ये y है। अगर x सपोज करो यहाँ बैठा है और y यहाँ है, तो x क्योंकि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, जम्मू एंड कश्मीर में सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट नहीं है, तो वहां कहाँ जमा करेगा। ऐसे केस में y को बोला जाएगा कि आप x को 1 लाख रुपए दे दो और डायरेक्टली 15,000 गवर्नमेंट को दे दो, क्योंकि वहां पे जहां पे आपको सर्विस मिला है वो सर्विस टैक्स के दायरे में है। वहीं मिस्टर ए अगर x को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, मिस्टर ए अगर मिस्टर x को सर्विस देते हैं, ठीक है, तो x पे सर्विस टैक्स नहीं लगता, ऐसे में ए का सर्विस एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, सर्विस टैक्स इस पे नहीं लगेगा। जनरल एक्ट ये कहता है कि सर्विस, ये क्या बन जाएगा, इसका 1 लाख रुपए इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे और 15,000 ये चला जाएगा गवर्नमेंट को और ये इसका प्योर इनकम बन जाएगा 1 लाख रुपए। तो ओवरऑल सर्विस प्रोवाइडर रेसिपिएंट से सर्विस कलेक्ट करके जमा करा देगा गवर्नमेंट के खाते में। बट अगर जम्मू एंड कश्मीर का पर्सन आपको सर्विस देता है, तो इन दैट केस recipient is liable to pay tax डायरेक्टली वो गवर्नमेंट को पे कर देगी टैक्स वाला हिस्सा। आइए देखते हैं। स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर, हु इज स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर। स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर ऐसा कोई भी पर्सन जिसका सर्विस पूरे साल में 10 लाख से कम है, 10 लाख से बिलो है, तो देन यू आर ए स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर। ऐसे में आपके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगता। जैसे आप जब कंसल्टेंसी दोगे पहली बार प्रोफेशनल बनने के बाद, तो आपकी फी 10 लाख तो होगी नहीं पहले ही क्लाइंट को, तो ऐसे में आपका फी अगर 10 लाख से कम है पहले क्लाइंट से, तो आपको सर्विस टैक्स लेने की जरूरत नहीं है उस पर। लेकिन सोचिए आपका जो कंसल्टेंसी सर्विस है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसको, आपका जो कंसल्टेंसी सर्विस है पर्टिकुलरली, ठीक है, 8 लाख का सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हो। क्या कर चुके हो, ऑलरेडी प्रोवाइडेड, कितने का, 8 लाख का। ऐसे केस में 8 लाख का सर्विस आप ऑलरेडी दे चुके हो, अगला बिल 5 लाख का रेज करते हो, तो कितना हो गया, 8 प्लस ये 13। तो इस पे सर्विस टैक्स, क्योंकि ये बिल आपको 10 लाख क्रॉस करा देगा, तो इस पे सर्विस टैक्स लग जाएगा पूरे अमाउंट पे। नहीं तो सॉल्यूशन क्या है, आप 2 बिल बनाओ, पहले से 8 लाख है प्लस 2 लाख का एक बिल बनाओ, प्लस 3 लाख का एक अलग से बिल बनाओ जिसके ऊपर की सर्विस टैक्स लग जाएगा इस 3 लाख के ऊपर। तो याद रहे आपको, प्रोविजन ऑफ सर्विस कुछ इसी तरह का होता है। प्रोवाइडेड नथिंग कंटेंट इन दिस नोटिफिकेशन शैल अप्लाई टू टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइडेड बाय पर्सन अंडर अ ब्रांड नेम। कहता है ये जो 10 लाख का क्लॉज है, ये जनरल क्लॉज है सबके लिए, पर अगर आप ब्रांड नेम के अंदर किसी सर्विस दे रहे हो, जैसे PwC, जैसे EY, जैसे डेलॉइट, ये सब ब्रांड नेम है, इसके अंदर अगर आप सर्विस दे रहे हो, ठीक है, देन यू आर लायबल टू पे सर्विस टैक्स एंड सच वैल्यू ऑफ सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सर्विस टैक्स शैल बी पेड बाय सच पर्सन और इन सच मैनर, जो कि रिवर्स चार्जेस के अंदर है, जिसमें रेसिपिएंट को पे करना है। वैसे केस में आपका 10 लाख का टर्नओवर जरूरी नहीं है कि देखा जाए। The exemption contained in this notification shall apply to the following condition। अगर आप इस
इस एग्जाम्पशन को अवेल ना करना चाहो फर्स्ट डे से तो आपकी मर्जी है, फिर पहले ही ट्रांजैक्शन से आप टैक्स दो। पहला लाइन यही कह रहा है। जैसे आप चाहते हो पहले ही ट्रांजैक्शन से सर्विस टैक्स लेना, तो ठीक है लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट को तो आ ही रहा। कहता है द प्रोवाइडर ऑफ टैक्सेबल सर्विस हैज द ऑप्शन टू अवेल एग्जम्पशन कंटेन्ड इन द नोटिफिकेशन इन पे सर्विस टैक्स ऑन टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइडेड बाय हिम and such option one exercise in a financial year shall not be withdrawn during the remaining part of the such financial year। एक बार लग गया तो पूरे साल लगा रहेगा। The provider of service shall not avail SENVAT credit, जो exempted 10 लाख का है उसके पीछे आप exemption SENVAT credit नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो सर्विस से exempt हो गया उसका क्रेडिट नहीं मिलता। ऐसा हम SENVAT रूल में पढ़ चुके हैं। The provider of taxable service shall not avail SENVAT credit under Rule 3 of the said rule on capital goods received during the period जब exemption 10 लाख का चल रहा था। The provider of taxable service shall avail SENVAT credit only on such input or input service received on or after the date on which the service provider start paying service tax। जैसे ही 10 लाख को क्रॉस किया उसके बाद जितना सर्विस आप दोगे उसके अगेंस्ट में जो इनपुट सर्विस है उसका क्लेम आपको मिल जाएगा। 10 लाख तक का इनपुट जो है ये सब आपको याद हो, SENVAT क्रेडिट रूल में मैंने आपको पढ़ाया। सर्विस जो 10 लाख का जोड़ोगे, एक से ज्यादा प्रीमाइजेज अगर हैं तो सारे प्रीमाइजेज को एग्रीगेट करने के बाद 2 प्रीमाइजेज से 1 से 7 प्लस 1 से 8 का किया है तो 15 लाख हो गया। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग मिलेगा। कहता है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग एग्रीगेट वैल्यू not exceeding 10 lakh to avail exemption under this rule in relation to the taxable service provided by a goods transport agency, the payment received towards gross amount charged by such person such goods transport agency। जितना ग्रॉस अमाउंट लिया उसको जोड़ते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए जो पैसा लिया हो, इवन लोडिंग अनलोडिंग का बिल भी अगर आप 7 लोड उसमें डालते हैं तो वो सारा पैसा एग्रीगेट कर लिया जाएगा। ब्रांड नेम का मतलब हम एक्साइज में भी पढ़ चुके हैं। एंड एग्रीगेट वैल्यू मींस जो भी आपने एग्रीगेट वैल्यू लिया है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो पहले 10 लाख पे आपको सर्विस टैक्स नहीं देना है, उसके बाद वाले सर्विसेज पे सर्विस टैक्स दे। चलिए आज मैं यहाँ पे आपको स्टॉप कर रहा हूँ आपकी क्लास को। नेक्स्ट क्लास में हम निगेटिव लिस्ट पूरा ही पढ़ेंगे एक बार में कि निगेटिव लिस्ट क्या है। ये सारे निगेटिव लिस्ट हैं जो 17, उसमें से ये जो जे नंबर है आप देख रहे हैं ब्लैंक, ये पहले इसमें था, राइट्स था इसके अंदर, बट अब मैंने इसको झूले को डिलीट मार दिया है क्योंकि फाइनेंस एक्ट 15 ने इसको ओमिट कर दिया, इसलिए ये डिलीटेड दिख रहा है आपको। ठीक है, अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इसको भी पूरा का पूरा हम स्टडी कर लें निगेटिव लिस्ट। Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.